कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि जी हाँ 22 फरवरी के दिन आपको एमपी बोर्ड में विज्ञान का जो पेपर मिलेगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर अपन ला चुके हैं। यहां से देखिए सेट ए है ये, इसके बाद हम देखेंगे सेट बी, सेट सी, डी, ई और ये अंतिम रहेगा आपका एफ। पूरे 6 पेपर है, पूरा विद सॉल्यूशन। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हो एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में रहेगा। जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो देखिए जल का जो पीएच मान है वो है 7। कितना है? 7। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना वो पत्ती में होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन से आपका साइटोकाइनिन कहलाएगा। पराग कण पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। कितने गुणसूत्र मनुष्य की? नर में भी 46 और ये ठीक है मादा में भी 46 पाए जाएंगे ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो है डाईऑप्टर। क्या है भैया? डाईऑप्टर। बढ़िया से सॉल्यूशन दूंगा। मैंने कहा ना पूरा नोट्स तैयार है, पूरा सॉल्यूशन यदि बच्चे को चाहिए ठीक है तो ध्यान से और लगन से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चाहे वीडियो कितना ही लंबा हो पर यदि कर लिया तो अब की बार 90 पार, ये मेरी गारंटी है ना। तो यहां से देख लीजिएगा एक ही पेपर में आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए वे विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? प्राय अम्लीय होते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होंगे। अधातुएं प्राय विद्युत की कुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन। मनुष्य में किस तरह का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन। यहां से देख सकते हैं आप। बढ़िया से रिक्त स्थान करेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है ये। चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है सही जोड़ी। ठीक है। नेफ्रॉन की बात करें वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो आपका हो जाएगा कलिकायन या मुकुलन। और अनुवांशिकी के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल रहेंगे। ठीक है। अपसारी लेंस हमारा हो जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। यहां से आप देख सकते हैं ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण है। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिएगा। सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो जो अग्नाशय ना उसमें इंसुलिन का स्त्रावन होता है। मनुष्य में शुक्राणुजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो वृषण में होगी। ये तो चीजें आप याद कर सकते हो कि मेरा उद्देश्य क्या है, फोकस है वो सॉल्यूशन आगे का करवाना है ना। ये आप कंप्लीट कर सकते हो, यहां से स्क्रीनशॉट देना है। ठीक है बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। अब हम यदि बात करें तो मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है, तो ये बात तो सत्य है। ये बोल रहा है मांसाहारी, तो ये गलत हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है, असत्य है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, सत्य बात है। गुलाब विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है, असत्य रहेगा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब यहां से हमारे जो क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए वो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू है और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। तो ये आपका चलेगा टोटल 23 तक। ठीक है ये देख लीजिएगा यहां तक, और हम सारे 23 ही प्रश्नों का सॉल्यूशन अब हम कॉपी में अच्छे से समझते हैं ना। चलिए तो प्रश्न पढ़ते हैं। पहले विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
चलिए तो बढ़िया से इसको सॉल्यूशन में अच्छे से आपको समझा देता हूं, है ना। यहां से देखिएगा अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, विस्थापन का मतलब ये होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटाना। ये कोई भी वस्तु हो या कोई भी सामान हो, उसको अपन क्या करेंगे, उसकी जगह से हटाएंगे, यानी उसे कर देंगे विस्थापित। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वस्तुओं का हटना। वस्तुओं का हटना ये कहलाता है आपका विस्थापन। ठीक है भैया, क्या कहलाता है, ये विस्थापन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो अब यहाँ पर जो शब्द है अपना, वो क्या है, वस्तु नहीं है, यहाँ पर अपन लेंगे तत्व। क्या लेंगे, तत्व। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक तो आयरन एक तत्व है, और दूसरा है हमारा CuSO4, और ये आपका क्या है, एक तत्व है, ये भी तत्व है पूरा कॉपर। और यदि हम पूरे की बात करें CuSO4, तो ये हो गया यौगिक। समझना बात को ध्यान से, है ना, कि ये क्या हो गया, पूरा यौगिक हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये एक तत्व इस दूसरे तत्व को हटा देगा। किसको हटाया, Cu को, और क्या बना देखो गौर से, FeSO4 और प्लस, ठीक है, यहां पर Cu आंसर रहेगा। तो ये क्या बना है आपका, ठीक है, ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें एक तत्व ने दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया। क्या बोली परिभाषा, ध्यान से सुनना है। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहां से बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये मैंने यहां पर बता दिया है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए वे अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा मैंने बताई आपको, मैं एक बार और बोल रहा हूं ताकि आपको सरल परिभाषा चाहिए तो ये लिख लेना, मैं मुझे बताइए कि वे अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि वे अभिक्रिया सेम उसी कंडीशन में है, वो तो वे अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकर्मक तत्व। अच्छा, अभिकर्मक का मतलब क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दी अभिकर्मक की परिभाषा, उस पदार्थ या यौगिक को हम अभिकर्मक कहेंगे जो किसी तंत्र में रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करने के लिए डाला जाता है या फिर मिलाया जाता है। तो इसलिए ये जो आयरन है इसको डालते हैं हम रासायनिक रिएक्शन के लिए, इसलिए ये अभिकर्मक तत्व कहलाएगा। तो वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से, ठीक है, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण आपके रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर Fe जो है ये एक तत्व अभिकर्मक तत्व है और यौगिक कौन है, CuSO4। अब इस यौगिक में तत्व कौन सा है, कॉपर है, तो इस कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह पर बैठ जाएगा। देख लो भले, FeSO4 हो गया और Cu को फेंक दिया बाहर, कॉपर को। तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। चलिए, ये विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, वो यहां से पढ़ते हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है, इसको समझाना है, एक एक उदाहरण भी हमें देना है। ठीक है, संक्षारण का मतलब आप जानते हैं कि जब कोई भी धातु अपने आसपास की नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आएगी। अब जैसे मान के चलिए आपके सामने मैं उदाहरण दे देता हूं एक, यहां से देखिए, जैसे ये एक आपका स्टेपलर है ना। अब इसमें आप देख लीजिए ये यहां से हिस्सा में के ऊपर ये जो है ना, ये संक्षारण हो गया है। क्या हो गया, ये संक्षारण गया है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात,
क्यों? क्योंकि जब कोई भी धातु, अब ये भी धातु एक तरह की लोहे की, तो जब कोई धातु अपने आसपास की नमी और अम्ल के संपर्क में आती है ना, तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यानी कि संक्षारित होने लगती है। तो इस घटना को ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगला है आपका विकृत गंधिता। तेल या वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। क्या करेंगे? विकृत गंधिता में तेल और वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो उपचयित होंगे और अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, और जो पापड़ चिप्स में अपन देखते थे हवा भरी हुई, तो वो यही है कि विकृत गंधिता क्या होगी वास्तव में, कि जब तेल और वसा युक्त पदार्थ हैं उनको उपचयित हो जाएंगे और वो अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। इसके लिए ठीक है, इन्हें कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से भरा जाता है। यहां से बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी ये 2 नंबर में आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी जो बुक है ना, इस बुक में आप पढ़ोगे तो यहां पर दिया हुआ है ना कुछ चीजें, कि देखिए धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है ना, तो धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे ये आपका कॉपर हो गया है, और कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना था तो ये बना था कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम Al, ये भी आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी इसने तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। अब ध्यान से समझिएगा, बात यहीं से शुरू हो रही है। अब ये जो धातु के साथ क्रिया करा तो मतलब इसका जो गुण होगा धातु, ठीक है, इसका जो गुण होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, अधातु का क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, पार्ट 2 में पढ़ा था अपने, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती थी? ठीक है, क्षारकीय होती थी। और लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय, ठीक है, गुण दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। सुन रहे हैं आप ध्यान से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, कुछ जैसी कुछ धातु ऐसी की जो अम्लीय भी है और क्षार की भी है। ठीक है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार को दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान कराते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये उदाहरण के लिए यहां पर है Al2 और यहां पर इसने जल प्रदान कराया है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। अब आपकी जो एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको इतना सा लिखना, ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 उदाहरण पूछे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दो Al2O3, जिंक ऑक्साइड लिख दो Z10O। हो गया, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो आप, तो बढ़िया से यहां से देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट भी। आगे बढ़ते हैं ना, अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए। देखिए अयस्क और गेंग, तो देखिए अयस्क भी क्या है? अयस्क भी खनिज है एक तरह का। ठीक है, क्या है? अयस्क भी आपका खनिज ही है। और खनिज में कोई किस प्रकार के खनिजों को हम अयस्क कहेंगे? ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा? ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से हम उसका निष्कर्षण कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं, वो खनिज पे क्या कहलाएंगे? आपके अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और गेंग, गेंग की बात करें, अब दूसरी परिभाषा आपकी है गेंग। गेंग और घेंग दोनों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। देखो आंख में जो पाई अशुद्धियां है, आंख में जो आती है अशुद्धियां ना, उसको हम घेंग कहते हैं। और अयस्क में जो अशुद्धियां रहेगी उसको हम गेंग कहेंगे। ठीक है भैया, तो ये ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं। तो ये यहां से देखिए अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से
तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, गिएंग अयस्क में जो भी व्यर्थ उपस्थितियां रहेगी या ना पाई जाने वाली अशुद्धि, सीधी सी बात हम कहेंगे कि अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियों को हम गेंग कहते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है एल्केन। प्रश्न है आपका अगला, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? चलिए तो इसे थोड़ा समझते हैं डिटेली। तो देखिए यहां से अपन एल्केन एल्काइन को समझने से पहले इसकी जो नींव है वो है आपकी हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में आपको लग रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त, दो तरह के हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, ध्यान देना आप, है ना। और असंतृप्त को फिर दो हिस्सों में बांट दिया है, एल्कीन और एल्काइन। क्योंकि हमारा जो मकसद है ना वो पूरा बेसिक नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो बना दिया, हमको यहाँ पर केवल ज्यादा परिभाषा फोकस करनी है। देखो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसका के अंतर्गत आएगा एल्केन। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में हम बोल सकते हैं एकल आबंध पाया जाएगा। कौन सा आबंध पाया जाएगा? एकल। एल्कीन में क्या होगा? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध पाया जाएगा। कौन सा? द्वि। और इसमें कम से कम एक कार्बन के बीच में तो त्रि आबंध पाया जाएगा। ठीक है भैया। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है CnH2n+2, यानी इसमें कार्बन की संख्या, ठीक है, सॉरी इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या के दुगने से भी दो ज्यादा है। और यहाँ पर जाएगा CnH2n। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने के बराबर है। और इसका जो फॉर्मूला जाएगा CnH2n ऋण 2। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से दो कम है। तो ये अपने को ज्यादा डिटेली नहीं जाना है ना, डिटेली पर मैंने एक नोट्स बना दिया है, जैसे आप सर्च करोगे ना एल्केन एल्काइन तो वहां पर आ भी जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी आबंध एकल होते हैं एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन वे जिनमें से कम एक आबंध द्विबंध हो, एल्कीन कहलाएगा। एल्काइन जिनमें से कम एक आबंध त्रिबंध हो, वो क्या आपका कहलाएगा? एल्काइन। अब अगला क्वेश्चन है आपका साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप किन किन की? एक तो क्षार की किससे? वसा के साथ, या बोल दो, या फिर अपन बोल देंगे तेलों के साथ। जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन बनने का जो प्रक्रम है उसी को अपन कहते हैं साबुनीकरण। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, 2 नंबर की आएगी, बढ़िया से इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वापोषी पोषण और विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इस अंतर को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वापोषी पोषण क्या है। देखिए ऐसा पोषण जिसमें हरे पौधे जो है, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये नोट्स बने हुए भी है, यहां से समझा देता हूं मैं आपको। देखिए पोषण को हमने 2 भागों में बांटा, स्वापोषी और विषम पोषी। इसका दूसरा नाम परजीवी परपोषी पोषण भी कहते हैं। अब हम बात करें स्वापोषी और विषम पोषी। तो स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जिसमें, वे ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है या पौधा, जीव या पौधा दोनों में से कोई भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ऐसे जीव स्वापोषी जीव कहलाएंगे। और उनका जो इस प्रकार का पोषण है वो स्वापोषण कहलाता है। ठीक है, अब पौधे की बात करी इन्होंने, तो पौधा जो है इसमें हरा पौधा आ जाएगा स्वापोषी। ठीक है, जीव की बात करते तो नील हरित शैवाल आ जाएगा। समझ में आया? स्वापोषी यानी इसमें हरे पौधे उदाहरण है, और हरे पौधे को हम ध्यान में रखकर इसके अंतर को फोकस करेंगे। विषम पोषी पोषण क्या है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से
या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ऐसा पोषण क्या कहलाता है आपका, वो जीव तो विषम पोषी जीव कहलाएंगे, लेकिन पोषण उसका, ठीक है, विषम पोषी पोषण कहलाएगा। अब अंतर की बात करें तो अंतर इसका ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करा देता हूं। तो देखिए यहां से अपन अंतर को अच्छे समझते हैं। स्वपोषी पोषण का अपन ने उदाहरण जाना है हरे पौधे और नीलहरित शैवाल, और विषम पोषी पोषण में हमने क्या जाना, मनुष्य इसका उदाहरण है। तो देखो हरे पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है, बता दो आप खुद ही, ठीक है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, शब्दों को ध्यान से समझना है, अंतर अपने आप याद हो जाएगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि पौधों में, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में हम यदि बात करें तो ये केवल किसमें होता है, हरे पौधों में होता है। ये हरे पौधे को छोड़कर बाकी सब जीव जंतुओं में होता है। समझ रहे बात को, हम कहेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ये इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। यहाँ केवल हरे पौधों में होता है, और यहाँ हरे पौधे को छोड़कर बाकी सब जीव जंतु में होता है, ठीक है। इस पर लेकिन ये चौथा पॉइंट ध्यान से देना, आपने फोकस करना कि जो मनुष्य में होता है ना, उसमें पाचन होता है और इसमें पाचन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका अंतर हो जाएगा। अंतर बहुत ही सिंपल है और इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में यहाँ केवल हरे पौधे में होता है, यहाँ हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवधारी जंतुओं में होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। यहाँ पर स्वपोषी पोषण में पाचक की आवश्यकता नहीं होती, पाचन की, इसमें पाचन की आवश्यकता होती है। उदाहरण है हरे पौधे, नीलहरित शैवाल और मनुष्य इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये मैंने आपको है ना स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बता दिया है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा है कि हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका है क्या है। तो देखिए हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका है ना, वो देखिएगा। पहले तो अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। सबसे पहला कार्य क्या है कि भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु आएंगे उनको नष्ट करेगा, माध्यम को अम्लीय बनाएगा। ध्यान से देखते जाओ आप, तो माध्यम को अम्लीय दूसरा हो गया, ठीक है। लेकिन अम्ल की अधिकता के कारण एसिडिटी भी होती है। तो ये हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका हो गई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, परागन क्या है, ठीक है। यहां पर देखिए, आप देखोगे तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ना, वो होता पुंकेसर, और पुंकेसर में क्या है, पराग कोश, ठीक है। और इस पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर ये पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण। किस में पाए गए, ये पराग कोश में। तो पराग कोश में जो पराग कण होते हैं वो उठकर जाएंगे, कहां पर जाएंगे, इस स्त्री केसर के पास जाएंगे। और स्त्री केसर में किस भाग पर, वर्तिकाग्र पर। तो सिंपल सी बात अपन कहेंगे कि किसी भी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का, कहां से, पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या कोई दूसरा पुष्प हो उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यदि हम कहे तो परागकण जो है, परागकण, ये आपके एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। यानी कि एक पुष्प उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा किसी दूसरे पुष्प के, तो इस घटना को हम कहते हैं परागन, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं आप, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए गर्भ निरोधक युक्ति के यौन क्रिया के द्वारा हमेशा गर्भ धारण करने की संभावना बनी रहेगी। गर्भ धारण की अवस्था में स्त्री के जो शरीर है उसकी जो मांग है, उसकी भावना है वो बढ़ती जाती है।
ठीक है। यदि वहां इसके लिए तैयार नहीं है, उस मांगों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रही बात? क्या बोला है कि यौन क्रिया के द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहेगी। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर की भाव और तथा भावनाओं की जो मांग है वो बढ़ती जाती है। यदि वहां इसके लिए तैयार नहीं है उन मांगों को पूरा करने के लिए, तो इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अवस्था तथा असमर्था, मतलब शारीरिक अवस्था, उसकी गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं हो, ठीक है, तो असमर्था भी उसे गर्भधारण करने से रोकती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ सकती है। तो ये है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेना। यदि आप चाहते हैं वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करना, तो जो चीजें बता रहे हैं उनको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। मेंडल के प्रभाविता का नियम देखिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखेंगे और उनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो पहली पीढ़ी में हमें केवल प्रभावी गुण दिखाई देंगे और गुणों की यहाँ प्रवृत्ति प्रभाविकता कहलाती है, तथा इस नियम को ही हम मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। कर सकते हैं आराम से कंप्लीट, सिंपल सी चीजें। अब अगला है मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। चलो इसे थोड़ा सा डिटेल अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिए, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है ना, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस तरीके से होता है, उसको अच्छे समझते हैं। यहां से देखिए, हर एक मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़ी गुणसूत्र हर एक मनुष्य की कोशिका में पाए जाते हैं, है ना। यदि हम बात करें गुणसूत्रों की, तो 44 प्लस XX, यानी मादा में जो होते हैं ना वो 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 ही गुणसूत्र पुरुष में होते हैं, लेकिन मादा का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, यानी 22 तो एक सार हो गए, है ना। जोड़े के अकॉर्डिंग करेंगे तो 22 जोड़े, अब तो अपन जोड़े के अनुसार बोलेंगे, तो 22 जोड़े तो उनके एक समान हो गए, है ना। लेकिन जो 23वां जोड़ा है मादा में, तो वो XX ही रहेगा, लेकिन नर में 23वां हो जाएगा XY। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 44 प्लस XX, यानी कि ये कौन है? मादा है। नर का क्या होगा? नर का भी 44 प्लस X, जल्दी बोलो कितना बनेगा? 44 प्लस XY, क्योंकि ये अंतिम वाला नर का XY रहता है। अब यही लिंग निर्धारण के लिए कार्य करता है। तो चलो समझते हैं कैसे होगा। जब ये मादा का जो X गुणसूत्र है नर के X गुणसूत्र से मिलेगा, देखो ये और ये, तो क्या बना? X से X बना, और जिसमें दोनों X रहेंगे Y एक बार भी आ गया, एक बार भी Y आया तो यानी लड़का होगा, और यदि X आया 2 बार ही X होना चाहिए तो लड़की होगी। ठीक है भैया। तो यहां पर आपका क्या बना? X से X बना। ये X इनका इस Y से मिलेगा, तो क्या बना है? XY बनेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया है। और यदि ये X जो है इस X से मिलेगा, तो क्या बनेगा? X से X, और ये आपका Y से मिलेगा, तो ये बन जाएगा XY। ठीक है भैया। तो ये जो है, ये इस तरह से आपका यहां पर, ये तो हो गई लड़की, ये हो गया लड़का, ये लड़की, और ये लड़का। समझ में आया आपको कि लड़के होने के लिए क्या जवाबदार है? Y गुणसूत्र। तो यदि हम कहेंगे कि मादा का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़की होगी, लेकिन मादा का तो X ही है और नर का Y हो गया, तो जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो लड़का होगा। और यही क्या है? लिंग निर्धारण है। बहुत ही सिंपल, ज्यादा कठिन काम नहीं इसमें। यहां से आप पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा। प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं, लेकिन 23वां जो जोड़ा है
मादा में तो x x होगा, ठीक है, किंतु नर में XY गुणसूत्र होता है। यही लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। अच्छा, किसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र? जो नर का 23वां गुणसूत्र होता है, XY है ना, जोड़ा, तो वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यदि नर के X गुणसूत्र को हम मादा के X गुणसूत्र से संयोजित करते हैं तो उत्पन्न संतान जो है वो पुत्री होगी। यदि नर का Y गुणसूत्र है और मादा के X गुणसूत्र से संयोजित होगा तो उत्पन्न जो संतान है, देखिए X और Y हो गया, तो जब भी Y आ जाएगा आंसर में, ठीक है, XY, तो वो पुत्र होगा। बस इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो गई। ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये अंतिम ये चित्र टाइप आप कर लेना। यानी हम बता सकते हैं कि 50% तो पुत्री होने की संभावना है और 50% पुत्र होने की संभावना है। ये मनुष्य से मतलब नहीं, हर प्राणी में ये सब रहता है ना। चलिए, तो ये मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो गई। मतलब ये प्रक्रिया तो अलग होगी, लेकिन 50% नर और 50% मादा उत्पन्न होने की संभावना हर जीव में होती है। चलिए, तो ये आप कंप्लीट से कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक आपको बताना है। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल 1/f। एफ यानी कि क्या होता है? मीटर। एफ यानी फोकस दूरी और एम यानी कि होता है मीटर में। यदि हम फोकस दूरी को मीटर में मापे और उसके व्युत्क्रम को दर्शाए तो वही क्या बनती है? आपकी लेंस की क्षमता। तो हम कह सकते हैं कि मीटर में, ध्यान से समझिएगा, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या बोला मैंने? लेंस की क्षमता, ये मीटर में मापी गई, ठीक है, तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते भैया? तो इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? P से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी परिभाषा। परिभाषा के बाद में आप लिखना है सूत्र के रूप में। बढ़िया से मैं जो बता रहा हूं ऐसा लिखना है, सूत्र के रूप में। सूत्र के रूप में क्या आएगा आपका? P इक्वल 1/f मीटर में, ठीक है भैया। और अब यदि हम बात करें तो मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक मात्रक क्या है? डाईऑप्टर है। डाईऑप्टर यानी कि डी है, ठीक है भैया। सही में आया इतनी फिल्म? तो ये इतनी सी चीज आपको लिखना है हेडिंग डाल के बढ़िया से, है ना। चलिए आप यहां से लिख लेना है बढ़िया से, आप तो कंप्लीट करते जाओ, है ना जी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझते हैं ना, क्या बोल रहा है। देखिए मैं तरीके से करके बता रहा हूं आपको, ताकि जो सवाल आपको है ना आएंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करके भी बता रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैंने प्रश्न यहाँ पर उतार लिया फिर से कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है।
तो देखिए यहां पर बढ़िया से जब सोल्व करोगे ना तो बढ़िया से आप तो उत्तर लिख देना है। और यहां पर सबसे पहले चीज अपने को दिया है, कौन कौन सी चीज आपको दी रखी हो उसको बताओ। देखिए सवाल हर कोई कर लेगा, तरीका सीखेगा, फोकस उस पर करेगा, है ना। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर इक्वल कितना होगा, आर इक्वल होगा 32 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी यानी कि एफ, एफ इक्वल क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी आधी होती है। ठीक है, तो यहां पर हम अर्थात लिख सकते हैं एफ इक्वल आर बाई 2। एफ का मान कितना है अपने पास, एफ का मान तो ज्ञात ही करना है मेरे भैया। आर का मान कितना है 32 है, बटे में जाएगा 2। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे, 2 से 2 अठे 16। तो एफ इक्वल कितना हो गया है 16, और जो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में। ठीक है भैया, अब ये तो सवाल तो देखिए बहुत सिंपल है ना, पर तरीका स्टेप की और आंसर की लाइन मत भूल जाइएगा। उसने क्या पूछा है कि उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अतः यहां से अपन लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। जी, इस तरीके से आपको करना है स्टेप कोई सा भी। अच्छा, यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स का भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिले, ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपको है ना, यहां से ध्यान से दीजिएगा, मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी कोचिंग और मैथ्स के नाम से एक चैनल है, उस पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो साइंस के हैं, इसी तरह आपको यदि मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स का सिस्टम वहां पर मिलेगा, है ना आपका। ध्यान से देखिएगा, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए और अच्छी तैयारी करिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। चलिए तो इसे समझते हैं। यहां से देखिए मैंने एक आपके सामने गोली दर्पण बना दिया है ना। अब ये जो गोली दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे अपन, इसको भाग को कहेंगे। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये आपका गोल गोल है ना। तो इस गोल के जो आपका केंद्र रहेगा वो केंद्र ही आपका गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। चलिए ज्यादा डिटेल ना बताते हुए सिंपल सी बात करूं तो गोली दर्पण जो होता है ना वो एक गोला होता है। गोली दर्पण क्या है, एक तरह का गोला। तो इस गोले के केंद्र को ही हम गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे कि गोली दर्पण एक गोला होता है और इस गोले के केंद्र को ही, इस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से
प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया नहीं आया भैया? कि गोली दर्पण एक गोला होता है और इसके केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, यानी ये वक्रता केंद्र हो गया सी। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं वैसे तो, और ये आपका सी से दर्शाया जाता है ना। चलिए, तो ये अंदर वाला गोली दर्पण का वक्रता केंद्र की परिभाषा मैंने आपको बता दी है ना। अब देखिएगा, प्लेन मिरर या समतल दर्पण के आपको उपयोग बताने हैं। तो देखिए, ड्रेसिंग टेबल एवं में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला तो ये ड्रेसिंग टेबल में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 भी बनाना चाहो आप तो ये बताइए कि मुंह देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में सौर प्रकाश को परावर्तित करके, ठीक है, कुकर के ऊपर डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको समतल दर्पण के उपयोग बता रहा हूं। ड्रेसिंग टेबल में एवं मुंह को देखने में, सोलर कुकर में सौर प्रकाश किरणों को परावर्तित करके जो सोलर कुकर है उसके ऊपर डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आता ही आता है। विभव या विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलिए तो विभवांतर समझते हैं। देखिए, विभवांतर इसको आप विच्छेद करोगे ना तो विभव प्लस अंतर, यानी कि क्या बोल रहा है ये कि विभवों के बीच का अंतर, जो दो, अब इसकी परिभाषा यदि आप शॉर्टकट में बोलते हैं, चाहे शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को, पूरा डिटेली समझाऊंगा मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं अभी का ना, किन्हीं दो विद्युत, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। क्या बोली परिभाषा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। शॉर्टकट ये तो है ना, एक नंबर के लिए। थोड़ा सा डिटेल ही चलेंगे तो अपन इसको देख समझते हैं। तो देखिए, ये कोई आपका एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये आपका एक कोई विद्युत क्षेत्र है ना। यहाँ का जो क्षेत्र रहेगा इस गोले के बाहर का, भले यहीं पे करे चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे, तो वो बाहरी क्षेत्र क्या कहलाएगा, अनंत। क्या कहलाएगा, अनंत। और विद्युत क्षेत्र कौन सा हिस्सा कहलाएगा आपका, अंदर वाला, ये कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। और यहां पर कोई भी एक एकांक धनावेश है। ठीक है, क्या है, एकांक धनावेश है। ये मैंने बोल दिया यहां पर, जिस एकांक धनावेश को कहां पर ले जा रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र में। कोई एक दूसरा बिंदु है ये, जब हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। अब काम तो करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात, कि हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो ये आपकी परिभाषा, आप चाहो तो यहां से लिख देना है विभवांतर का। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य किया जाता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का में विभवांतर कहलाता है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच, हाँ ठीक है, का विभवांतर कहते हैं। ठीक है भैया, अब या फिर सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बताई दी है कि किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। ध्यान रख लोगे, क्या है, वोल्ट है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। यहां पर देखिए अगला है यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो भैया वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, चाहे वहां हीटर हो घर में लगा हो, चाहे वहां पतले तार वाला केबल हो, कुछ भी हो, तो उनमें हमने लाइट दी तो वो ऊष्मा के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, लाइट आएगी। तो विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने की ये जो घटना है, अच्छा ऊष्मा क्या गर्म होगा, करंट तो देगा आता तो होगा, गर्म बोले जिसको। ठीक है, तो जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा के द्वारा ये जो ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना है या परिघटना है, इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? ऊष्मा विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। चलिए अगला है परिनालिका किसे कहते हैं? देखिए पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। हो गया ये प्रश्न भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो भैया ऐसा है कि जो मान के चलो अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर उपलब्ध नहीं है, जैसे ये हो गया आपका दिक् सूचक जो दिशा बताने वाला रहता है, अभी ये होगी चुंबक। ठीक है, जब इसको जाते हैं ना तो ये इस तरह से, ये जो है ये तो कभी अपने आप इधर जाएगा या इसकी तरफ आएगा, मतलब जैसे समझ में आ रहा है बात? इसे जब इसको जाएंगे ऐसा या आगे पीछे करेंगे ना तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका विक्षेपित होगा। तो ये विक्षेपित क्यों होता है? क्योंकि दिक् सूचक भी क्या है आपकी एक, ठीक है, दिक् सूचक की जो सुई है वो भी एक छोटा चुंबक है तथा दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दिक् सूचक की सुई भी क्या है आपकी एक छोटा चुंबक है तथा चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अतः दिक् सूचक की जो सुई है, ठीक है, उसमें चुंबक को निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये आपका मैंने यहां पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये चुंबकी किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, तो ये चित्र है तो आपको अच्छे से आता भी होगा। दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम आपको बताने हैं, दिष्ट धारा जनित रासायनिक विद्युत सेल और सौर विद्युत सेल। तो यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा हो रहा है और मेरी इच्छा है कि आप ये देखिए, यदि आप इनको सर्च करोगे और अपने चैनल का नाम भी लिख दोगे ना आप, ठीक है, जिसमें आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। ये उष्मा छेपी उष्मा सोच से विक्रिया, चैनल का नाम लिख दीजिएगा, जैसे प्रश्न बोल दीजिए और आगे चैनल का नाम बोल देना है ना, उसमें पूरा सॉल्यूशन मैंने समझा दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, यदि हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, यहां पर देखिए न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है आपको। मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है ये। इसके बाद में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता इसे कहते हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना है ना भैया। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें और इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, ये देखिए मैंने एक वीडियो में बता भी दिया है, अपवर्तन का नामांकित चित्र है। ठीक है, करो या मत करो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं, पर आप मेहनत जरूर करो, है ना। मेहनत जो बच्चा करेगा ना सफलता रंग लाएगी ही लाएगी। ये देखिए बेकिंग सोडे का उपयोग है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। हो गया। साबुन और अपमार्जक में अंतर। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी थी यहाँ पर। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो ये चीजें बच्चों ने नहीं कर पाए, वो मैं अगले वीडियो में, ये मैंने बता भी दी है, ऐसा नहीं है ना, पूरी चीजें बता दी है।
यदि आप सेपरेट वीडियो बोलो जैसे वायु और अवायु श्वसन, ऑक्सीजन श्वसन में अंतर, तो भी आप ये वीडियो मिल जाएंगे आपको चैनल पर। नहीं आते हैं तो चैनल को एक बार नाम लिख दीजिएगा चैनल का आगे, है ना, आ जाएगा अपना आप। बस तो ये आपका जो 23 प्रश्न थे वो पूरे 23 प्रश्न मैंने बता दिए। ये यहाँ से आपका है ना सेट बी है।